भारत में कौन सी तिथि संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती है? ये 26 नवंबर। भारत में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था, जो 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया। भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है ये 26 नवंबर। कारण और इसमें अभिकथन दिया हुआ है। अभिकथन कारण भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। कारण है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ए और बी दोनों सही है, उचित व्याख्या नहीं करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त होने से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? पहला ऑप्शन, यह कानून के शासन को विधिबद्ध करता है, यह कानूनी दस्तावेज नहीं है, या राष्ट्र के नियमों की पुस्तक है, यह मौलिक राजनीतिक मूल्यों को दर्शाता है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा यह कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये असंगत है, बाकी सब सही है। यानी ये सही है, राष्ट्र के नियमों की पुस्तक है, ये सही है, यह मौलिक राजनैतिक मूल्यों को दर्शाता है, ये सही है, ये गलत है, बी ऑप्शन। भारतीय संविधान एक मौलिक कानूनी आलेख है जिसके अंतर्गत किसी देश की सरकार कार्य करती है। यह संविधान देश में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की व्यवस्था तथा उनके अधिकारों और उत्तरदायित्वों को सुनिश्चित करता है। संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तीलियां तथा ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? 3:2। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है। इसके हिंदी संस्करण को संविधान सभा के द्वारा भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, जबकि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? गणतंत्र का मतलब यह है कि राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाएगा। भारत एक गणतंत्र है, इसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। अतः भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। विश्व के प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सबसे लंबा और बहुत विस्तृत है? अपना देश भारत। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के 12 से 35 भाग 3 संविधान के 12 से 35 आर्टिकल भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है। धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता,
ये भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है, दोनों के लिए। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 द्वारा धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन यह स्वतंत्रता व्यक्ति को नहीं बल्कि उन धार्मिक संस्थाओं को दी गई है जो धार्मिक संप्रदाय के व्यक्तियों द्वारा स्थापित की गई। यह अधिकार भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। यद्यपि उक्त अधिकारों पर राज्य द्वारा लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? देश की रक्षा का अधिकार ये मौलिक अधिकार में नहीं आता है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जीवन जीने का अधिकार एवं अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार प्रदत्त किया गया है। ये तीनों मूल अधिकार की श्रेणी में आते हैं, जबकि देश की रक्षा का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। देश की रक्षा मूल कर्तव्य है, जो कि संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का के खंड में वर्णित है। कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है? ये इसमें कुछ मिस्टेक है। तो निजता का अधिकार एवं जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की प्रकृति बहुत व्यापक है और इसके अंतर्गत बहुत से अधिकार समाहित हैं, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्वचनों द्वारा स्पष्ट किया है। इसमें कुछ नियम हैं। बंदी श्रमिक न बनाए जाने का अधिकार, नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामला 1948, विदेश यात्रा का अधिकार जसवंत सिंह वाद 1967, प्राइवेसी निजता का अधिकार गोविंद बनाम मध्य प्रदेश वाद 1975, जबकि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में तथा शोषण के विरुद्ध अधिकार भी संविधान के अनुच्छेदों 23 एवं 24 के तहत मौलिक अधिकार है। संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्ति स्वाधीनता दी गई है? ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 किस से संबंधित है? ये अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? सोवियत संघ, रूस। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 51 भारत के प्रत्येक नागरिक के मूलभूत कर्तव्यों को सूचीबद्ध करता है और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के बाद कितने मूलभूत कर्तव्य सूचीबद्ध हैं? 11। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 का अनुच्छेद 51 के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। इनकी कुल संख्या 10 थी। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य निर्धारित किया गया। इस प्रकार वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। निम्नलिखित को पढ़ें और उस पर आधारित सवाल का जवाब दें। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अनुभाग हैं। उसमें से पहले अनुभाग अपने नागरिकों के लिए राज्य के बुनियादी दायित्वों और राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं। उत्तरार्ध के अनुभागों में एक भारतीय नागरिक जिन मौलिक अधिकारों का हकदार है उसका समावेश है। दिए गए अनुच्छेद में कौन सा निष्कर्ष निकलता है? तो इसका जो ऑप्शन है ये सी है, निर्देशक सिद्धांत दायित्व जो कि राज्य के पूरा करने से संबंधित है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा के साथ साथ संविधान निर्माता यह भी चाहते थे कि हमारा संविधान सामाजिक क्रांति का प्रभावी मार्गदर्शक बने। इस आशय की पूर्ति हेतु भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया। अनुच्छेद 37 घोषणा करता है कि निर्देशक तत्व देश के शासन के मूल आधार हैं और विधि बनाने में इनका समावेश राज्य का कर्तव्य है। निर्देशक तत्वों के माध्यम से राज्य को दायित्व बोध कराया गया है जिन्हें राज्य के विधिक एवं प्रशासनिक कदमों से पूरा करना है।
लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापन के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था? ये समिति है एल.एम. सिंघवी समिति। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापन के लिए राजीव गांधी द्वारा वर्ष 1986 में डॉक्टर एल.एम. सिंघवी समिति का गठन किया गया, जबकि बलवंत राय मेहता समिति वर्ष 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977 में, एम.जी.वी.के. राव समिति वर्ष 1985 में गठित की गई थी। हरियाणा पंचायती राज संशोधन बिल 2015 के अनुसार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन चुनाव में उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता का निर्धारण की गई है। इसमें इसके ऑप्शन गलत हैं। 7 सितंबर 2015 को हरियाणा विधानसभा ने पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता से संबंधित हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 पारित कर दिया। चलिए ये ओल्ड है, इसको छोड़ते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम चुनाव में मतदान करना। चार का के तहत अनुच्छेद 51A जोड़कर इसके अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 76 द्वारा शामिल किया गया था, जो स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों पर आधारित था। मौलिक कर्तव्य नहीं है, जबकि अन्य सभी मौलिक कर्तव्य के अंश हैं। शिक्षा का अधिकार कब एक मौलिक अधिकार बना? अप्रैल 2010। संविधान 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति भारत में निम्नलिखित में कौन से अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार निर्वाचक गणों में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 55 में उपबंध है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि के मापदंड में यथासंभव एकरूपता होगी। प्रतिनिधित्व में समतुल्यता लाने के लिए संविधान विहित नियम का प्रयोग किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? मुख्य न्यायाधीश द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार प्रत्येक राष्ट्रपति का वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? मुख्य न्यायाधीश द्वारा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर फैसला करने का अधिकार किसके पास होता है? उच्चतम न्यायालय। संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति निर्वाचन से उत्पन्न या संसद सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चित उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 की धारा 14 के अनुसार एक निर्वाचन अर्जी उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की शक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है? भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्रवाई या तो सकारात्मक या नकारात्मक न करने की शक्ति। किसी विधेयक को अनुमति देने या अनुमति देने से इनकार करने की कार्यपालिका की शक्ति को वीटो कहा जाता है। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो वह या तो अनुमति देगा या अनुमति देने से इनकार करेगा, किंतु यदि राष्ट्रपति न तो अनुमति दे और न ही राष्ट्रपति
अनुमति देने से इनकार करे अर्थात बिल को मेज पर ही पड़ा रहने दे तो इस स्थिति को जेपी वीटो पॉकेट वीटो कहा जाता है। अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति को विधेयक 10 दिन के भीतर लौटाना पड़ता है, परंतु भारतीय संविधान में इस प्रकार कोई सीमा का उल्लेख नहीं है, अर्थात वह अनिश्चित काल तक विधेयक को रख सकता है। यही कारण है कि पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में यह कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रपतिक शक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति से बड़ी है। 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के ये करंट से पूछा गया था उस टाइम, कौन से विकल्प में भारत के उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है? लोकसभा की सदस्यता का धारक। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह पहला भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति इनके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। संविधान का अनुच्छेद 61A(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों से मिलकर बनने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1962 तक भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। गोपाल स्वरूप पाठक इसके बाद 69-74 तक चौथे उपराष्ट्रपति वी.डी. जत्ती 5वें उपराष्ट्रपति रहे, जबकि हिदायतुल्लाह 6ठे उपराष्ट्रपति के रूप में करके श्री वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति अनुसार स्थान 13वां है। कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे, जबकि अन्य सभी भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं।